इस वक्त पूरी उत्तराखंड की जो जनता है ना, उसको ये इंतज़ार है कि केदारनाथ उपचुनाव में क्या होने वाला है। और जो दिन है मतदान को नज़दीक है, यानी कि कल यहाँ पर वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स पर पार्टियों की नज़र है। वो इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। कुल 90,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें 47,000 के करीब महिला वोटर्स हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव भी बन रहा है। लेकिन अपने अपनी जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार चलते आ रहे हैं पिछले लंबे दिनों से। और अब कल जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये देखना है। फिलहाल हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके साथ चर्चा कर लेते हैं। और सबके स्वागत के साथ हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। रतूड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी घिल्डियाल जी, यूकेडी की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, कल मतदान होना है और मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देंगे, ये खुलासा तो 23 तारीख को होगा, लेकिन अभी तक के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, केदारनाथ की जनता बहुत समझदार है। वो बाबा भोलेनाथ की तरह वो समझती है, जानती है। वो लोगों को, कांग्रेस के लोगों को शायद दिख रहा होगा, लेकिन वहां की जनता जानती है कि 13 के बाद जो आपदा आई थी, उसके बाद 16 तक इनकी सरकार थी। कितना पुनर्वास हुआ, कितना विकास हुआ, और 17 के बाद और वर्तमान तक केदार घाटी का कितना विकास हुआ, ये वहां की जनता जानती है। वहां के लोग, ये कांग्रेस के लोग भले झूठ फैलाने का काम करेंगे, लेकिन जनता इस समय लोगों को विश्वास है कि वो जब भाजपा के साथ हमारा प्रतिनिधि रहेगा तो हमारा विकास निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार सब 2027 तक अभी भाजपा की है, तो बहुत जनता है, लोग समझदार है, और लोगों ने मन बना दिया है कि इस बार, जहां तक लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ और ये जो हमारी मंगलौर सीट है, अरे भाई ये तो भाजपा के पास पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। लेकिन केदारनाथ की जनता पहले भी हमारे साथ थी, और आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा कि केदारनाथ से आदरणीय बलूनी साहब को कितना अपार जन समर्थन मिला था, कितना आगे कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे थे। तो ये वहां की जनता हमारे साथ है। जनता का पूरा भरोसा है, विकास को चाहती है और विकास के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी का जितना रुझान केदार घाटी की तरफ रहता है, चार धाम की तरफ रहता है, उत्तराखंड की तरफ रहता है, शायद इससे पहले किसी का ध्यान इतना उत्तराखंड के पक्ष में नहीं था। और आदरणीय पुष्कर धामी जी, जो वक्त वक्त पर केदारनाथ बाबा के विकास कार्यों को देखने, उस घाटी के लोगों को साथ मिलना जुलना, पारिवारिक मिलना होता है। जिस तरह से एक परिवार का सदस्य मिलता है, इसी तरह पुष्कर सिंह धामी जी मिलते हैं और विकास की चिंता करते हैं। शैला रानी रावत जी के जो अधूरे विकास है, उनको आशा नौटियाल जी पहले भी 2 बार विधायक रही, लोगों के परखे हुए हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी भी पहले विधायक रहा। लोग जानते कि कितना उन्होंने किया और कितना इन्होंने क्या। वो 6 करोड़ तो विधायक निधि नहीं लगा पाए। तो जब वहां की जनता इतनी वो नहीं है कि वो पहले वाले, जो जब वो विधायक थे तो 6 करोड़ रुपया वो अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए थे। जनता के पास ये इस वहां वक्त की मौका जनता है जानती कि है। कंपैरिजन कर लेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब आपने। गिरिराज किशोर जी, क्या लगता है कांग्रेस को, कहाँ पर ये चुनाव है? क्या बद्रीनाथ मंगलौर का इतिहास आप लोग दोहराएंगे या फिर यहाँ पर समीकरण अलग है? देखिए रवि जी, अभी केदारनाथ चुनाव लगभग अंतिम चरण में है जी। कल मतदान होना है और ये बहुत बड़ा अपने आप में दिन होता है। निश्चित रूप से मतदान, जब मतदाता इसका वेट करता है इस दिन का, जी जी, मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करता है। आज रवि जी, केदारनाथ उपचुनाव में
कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी टॉप लीडरशिप को लिए हुए अगर विजयश्री की तरफ अग्रसर है तो उसके मूल में रवि जी बहुत सारे कारण हैं। निश्चित रूप से वो बातें मैं रखूंगा रवि जी आपके आगे, जो सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी उसको देख रहा है, जान रहा है। आज अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण महाराज जी के नेतृत्व में सवाल अगर खड़े किए जा रहे हैं भाजपा से, तो निश्चित रूप से 7 वर्षों से शासन है भाजपा का, रूल कर रही है, सरकार है इनकी, सवाल इनसे बनते हैं। आज अगर पंडा पुरोहितों की बात रवि जी या छोटे से छोटे व्यवसायी की बात अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में रखी जा रही है कि वाकई इंफ्रा के नाम पे आपने उनको उजाड़ दिया और आप उजाड़ने के बाद उसके पुनर्वास रिहैबिलिटेशन की तरफ सरकार नहीं गई, वो दंश है उस क्षेत्र में। जो 2 लोगों की मैंने डिस्कस किया, 2 लोगों के बारे में, पंडा पुरोहित और छोटे से छोटा व्यवसायी, जो वाकई आसान्वित होता है यात्रा से कि 6 महीने जो यात्रा आहूत होती है उसमें वो फाइनेंशियली साउंड करेगा अपने परिवार को। ये लोग उसको उजाड़ देते इंफ्रा के नाम पे। उस दंश को भूल नहीं सकते ये दोनों लोग, निश्चित रूप से। फ्लड वहां पे आता है 2 माह पूर्व, उस फ्लड में गरीब जो ग्रामीण है वहां का रवि जी, उसके घर जो है उजड़ जाते हैं, नुकसान उनको भारी होता है। सरकार वहां भी पुनर्वास की तरफ, रिहैबिलिटेशन की तरफ नहीं जाती है। मुआवजे की बात सिर्फ सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के वित्त मंत्री सीतारमण जी, जो वाकई मैंने देखा उस दिन संसद में जो डिबेट थी, उसमें बोलती हैं कि नहीं, सेंसिटिव जोन है, उत्तराखंड में वाकई पैकेज उनके लिए बनता है और हम लोग पूरी आर्थिक मदद हम करेंगे, लेकिन कोई मुआवजा नहीं पहुंचता। वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आते हैं। जो सेंटेंस उन्होंने वहां बोले, आप स्वयं सोचिए। आज अगर वाकई बातें करण महाराज जी के नेतृत्व में सोना चोरी पे अगर बात आ रही है कि वो जो सोना चोरी हुआ है, शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य जिनको ईश्वरीय अंश में मानता हूं, वाकई देवतुल्य उनको मानता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद, अगर उन्होंने बोला और ये बात उन्होंने रखी अगर जो है कि भाई वो 228 किलो जो सोना चोरी हुआ है, अगर बोला जा रहा है कहीं वाकई धुआं उठाए, तो सरकार को चाहिए कि वो जांच कराए। वो 228 किलो सोना निश्चित रूप से रवि जी खच्चरों से ले जाया गया केदारनाथ टेम्पल तक। पूरा प्रिंट मीडिया उस दिन होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, जो चौथे स्तंभ के रूप में है निश्चित रूप से। ठीक है, वो तस्वीरें आई थी वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि 23 किलो सोना था दूसरे दिन। सुन लीजिएगा, परतों पर नहीं आप सुनिए रवि जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका। वो प्रिंट मीडिया भी छापता है 228 किलो सोना जो गया है, तब भाजपा कुछ नहीं कहती है। आज स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण इनकी लीडरशिप आके जो है सामने बोलती है कि नहीं साहब 23 किलो सोना था, वो तो केवल कोटिंग है, वो पीतल पे कोटिंग करके वो जो था 23 किलो के आसपास का सोना है। भाई उस दिन वो स्पष्टीकरण कहां गया था जो 228 किलो प्रिंट मीडिया छाप रहा था, अखबारों में छप रहा था? उस दिन कहां आपके स्पष्टीकरण थे? नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो बन रही हैं, इसको एक कॉमन मैन भी, जो मैंने बातें रखी आपके बीच में, उस विधानसभा क्षेत्र में, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव आउट हो रहा है, वहां का जो जनमानस है रवि जी, वो देवतुल्य है, बड़ी सरल हो जनता है। और निश्चित रूप से सारी चीजें वेट एंड वॉच वाली बात है, वो वॉच कर रहे हैं। और वोट के रूप में रवि जी प्रतिशोध होता है, जो परिणति होती है निश्चित रूप से एक आम व्यक्ति, जो एक आम नागरिक है विधानसभा, उस विधानसभा क्षेत्र में वास कर रहा है, वो प्रतिशोध जो देगा वोट के रूप में उसकी परिणति होगी, निश्चित है। तो आप कह रहे हैं कि लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है, जिस बात का जिक्र ये है रवि जी। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं निश्चित रूप से, बहुत सारी बातें। आज अगर केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप, प्रतीकात्मक मंदिर की अगर बात हो रही है बुराड़ी में, मुखिया उसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के शामिल होते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है, आज जो डिनाई कर रहे हैं, आप स्वयं सोचिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, महादेव वास करते हैं वहां पे केदारनाथ जी में। आप जाके बुराड़ी में जाते हैं और एक स्पीच भी आपकी तरफ से होती है मुखिया के द्वारा कि नहीं साहब, हम लोग व्यवस्थाएं, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं केदारनाथ जी में दर्शन करने, उनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। अब स्वयं सोचिए, प्रदेश के मुखिया इस तरह की बात रखे। ठीक है, अब मैं यूकेडी का पक्ष ले लेता हूँ। मीनाक्षी जी, आपके प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं,
दोनों बड़ी पार्टियां ठीक है, वो केदारनाथ धाम के आसपास ही उसी बात को लेकर चर्चा रही पूरी, लेकिन मुझे लगता है यूकेडी ने स्थानीय मुद्दों पर बात की होगी। वहाँ पर कितना जन समर्थन आप लोगों को मिल रहा है और इन दो बड़ी पार्टियों के बीच खुद को कहाँ पाती है पार्टी आपकी? जी, हम लोग लगातार वहाँ पे जनता के बीच में थे और छोटे छोटे गांव जो परेशान है वाकई में, जिन्हें हम कहेंगे कि असल मुद्दे वहाँ से निकल के आते हैं, उन लोगों से जब बात करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप उनसे बात करेंगे तो शायद ये मंदिर का सोना और ये सारी चीज़ें उनके लिए मैटर ही नहीं करती हैं। उन लोगों के लिए जो मैटर करता है वो ये करता है कि हमारे बच्चों के खच्चर जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जो खच्चर हैं उनको वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है काम के लिए। उनकी समस्या है कि हमारे बच्चे वहाँ टेंट लगाना चाहते हैं लेकिन उनके टेंट वहाँ पे नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। उनकी समस्या है जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनकी समस्या है कि हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी समस्या है कि यहाँ महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही आप गांव के अंदर जाएंगे तो महिलाएं जो है वो अपना पूरा गुस्सा, वो कोई भी पार्टी हो, बेशक हम लोग भी अगर वहां पे जा रहे हैं तो उन लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि हम वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इतनी समस्याएं हैं गांव के अंदर, जो जिस विकास की ये लोग बात कर रहे हैं वो आखिर धरातल तक तो पहुंचा ही नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि 50% आबादी वहां पर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि 50% आबादी जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा वो दुखी हैं। आप अभी शायद कुछ आपने भी शायद वो क्लिप्स देखी होंगी जिसमें बीजेपी का पटका महिलाओं ने पहना हुआ है और कोई रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या समस्या है। उनके पास जल की समस्या, उनके घर में पानी नहीं पहुंचा है, उनके पास रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या, काम धंधे की समस्या, ये सारी समस्याएं वो गिनवा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी का पटका डाल के गले में तो घूम रही थी। ये तो बीजेपी के लिए अच्छा, अगर पटका डाल के घूम रहे तो वोट बीजेपी को देंगे। एग्जैक्टली मैं यही चीजें तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी समस्याएं हैं तो आप सोचिए कि पिछले 7 साल से वहां भाजपा की सरकार है। जी। और आप देखिए कि जो आज वहां पे कैंडिडेट है आशा नौटियाल, वो तो महिला प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। महिला प्रदेश अध्यक्ष रह के कितना काम उन्होंने केदारनाथ में महिलाओं के लिए किया है, जरा वो गिनवाएं। आज सवाल ये होता है कि आज जिनको भी यहाँ पे टिकट दिया गया है उनके काम का भी तो पीछे अवलोकन होना चाहिए। महिला प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है। अगर वो चाहती तो 2 बार विधायक रही हैं वहाँ पर। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि वो 2 बार की वहां पे विधायक भी रही हैं और उसके बाद आप देखिए सत्ता में रहने वाली पार्टी की वो महिला अध्यक्ष हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद वहां महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है। आज भी उनका जो बोझ है वो उस बोझ को कम करने के लिए वहां पे कोई प्लान नहीं है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे ये नारा तो जरूर चल रहा है कि हमें चाहिए आशा नौटियाल, लेकिन क्यों चाहिए इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुद्दों को देखिए कैसे भटकाया जाता है। आज कांग्रेस भी एक अलग ही मुद्दों की बात कर रही है। वो बात कर रही है कि मंदिर का सोना चोरी हो गया। अरे बेसिक मुद्दों पे आइए ना। बेसिक जो समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं पे बात कर लीजिए। ठीक है, आपको वोट चाहिए, आप जीतना चाहते हैं वहां पे, लेकिन जो समस्याएं हैं उन पे बात कीजिए ताकि आने वाले समय में वहां के उन मुद्दों पे काम हो सके, उन समस्याओं पे काम हो सके। और अभी हमने देखा कि भाजपा के सारे नेता वहां पहुंचे हुए हैं। सारा राज्य का काम ठप करके वहां वो लोग प्रचार में पहुंचे हुए हैं। यदि वाकई में वहां काम हुआ होता तो मुझे लगता है कि इन बड़े बड़े चेहरों को अपना चेहरे वहां दिखाने की आवश्यकता ना पड़ती। और कहीं ना कहीं देखिए जनता परेशान है। हर जगह पे आप चले जाइए, बच्चों से लेके, बच्चों से हमने पूछा, जो लड़के हैं, यंग यूथ है, जो हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, हम बेरोजगार हैं। तो सोचिए हर गांव में, हर घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इतनी समस्याएं इस प्रदेश के अंदर क्रिएट हो गई हैं और आज भी हम सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में झूल रहे हैं। तो हमने बहुत कोशिश की है जनता को ये समझाने की कि जब तक आप इन मुद्दों को वोट का मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक इन समस्याओं को आपको रेगुलर झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, शक्ति बरतवाल जी हमारे साथ हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। बरतवाल जी सुन पा रहे हैं आप? फोन लाइन पर हैं आप? शक्ति बरतवाल जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। जी। बरतवाल जी, क्या समीकरण कह रहे हैं केदारनाथ के, कैसे समझे जा सके? रवि जी, जो स्थिति बनी है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, हमेशा अमूमन ये माना जाता था कि सरकार का पलड़ा भारी होता है, लेकिन जो चुनाव बना है इस समय वर्तमान स्थिति में, वो चुनाव दोनों के लिए कांटे की टक्कर बन गया है मैदान में। और मैं खुद भी मौके पर ही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का वोटर भी हूँ और मैं वहाँ पर देख भी रहा हूँ बहुत नजदीक से चुनाव को। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि नतीजे किसके पक्ष में होंगे। दोनों तरफ से पार्टी अपनी पूरी
ताकत लगा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। वोटर बहुत साइलेंट है, वोटर खुलकर नहीं आ रहा है, वो खुल के कुछ नहीं कह रहा है। तो ये चिंता की बात सत्तारूढ़ दल के लिए इसलिए है कि दो जो मुद्दे थे वो मुद्दे मुझे लगता है घाटी में बहुत बड़े मुद्दे बने। एक तो जो केदारनाथ चारधाम यात्रा को लेकर जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया शुरू दिन से, उस नैरेटिव पर पब्लिक में मैसेज पहुंचाने में बहुत सफल मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हुई। अच्छा। अब उसमें कितनी सत्यता होगी या क्या उस बात को हम कह सकते हैं, इस पर दूसरा मुद्दा होगा। लेकिन जो मैसेज पब्लिक तक कन्वे हुआ है केदार घाटी में, वो एक क्लियर कट मैसेज है कि चारधाम यात्रा को सरकार ने सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया, जिसका असर ये हुआ कि घोड़े खच्चर से लेके जो वहाँ पर काम करने वाले थे, जो स्थानीय लोग थे, जो हक हकूकधारी थे, उनका जो आर्थिक स्थिति थी उस पर उसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, जो केदारनाथ धाम को दिल्ली में शिफ्ट करने की जो बात थी, चूंकि सिर्फ एक किसी ट्रस्ट द्वारा वहाँ पर चूंकि मंदिर की स्थापना की गई और चूंकि मुख्यमंत्री को उस कार्यक्रम में बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत संकट इस बात से हुआ, क्योंकि उनको भी ये पता नहीं रहा होगा कि इस तरीके से स्थितियां पैदा होंगी। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष द्वारा एक हमलावर रुख से, और ये मैसेज अगर हम वो पूछते हैं केदार घाटी में किसी 4 लोग 10 लोग, तो तुरंत कहते हैं कि हमारे मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस बात में इतनी कोई सत्यता नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव जो बनता है चुनाव में, वो नैरेटिव बनाने में कांग्रेस इस पक्ष में हुई। दूसरा, जो रोजगार का मुद्दा था, उस मुद्दे पर भी विपक्ष ने हमला किया सरकार पर कि ये सरकार रोजगार के खिलाफ में है। तो ये चीज, और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है मनोज रावत, उन्होंने इस चुनाव को आसान नौटियाल से मुकाबला न कह के सरकार से मुकाबला जो बात दी, और शुरू दिन जब आप नॉमिनेशन था तब हरीश रावत जी जो उनके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये बात कही, करण मेहरा ने ये बात कही, और जितने भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने भी इसी बात को कहा कि ये मुद्दा, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारे सामने आसान नौटियाल प्रत्याशी नहीं है बल्कि पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी है। तो जो आक्रोश जनता का वोट था उसको वो शिफ्ट करना चाहते थे। नतीजे क्या होंगे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि चुनाव बहुत नजदीकी है, कांटे का चक्कर है। कोई ये नहीं कह सकता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि बहुत ही कांटे का चक्कर हम इस चुनाव में हम इसको मान रहे हैं। अच्छा, और वोटर है, जी आप कहिए। बरतौल जी, सवाल ये भी था कि अगर जो यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज रहेगा उससे भी क्या कुछ कहा, अगर ज्यादा पोलिंग होती है या कम पोलिंग होती है तो इसको भी कुछ समझा जा सकता है क्या? बिल्कुल रवि जी, देखिए बहुत बाई इलेक्शन को लेकर बहुत उत्साह अभी तक चुनाव में नहीं देखा जाता था। हाँ। लेकिन जिस तरीके, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल जो होता है वो पूरी ताकत लगा देता है चुनाव में, तो जो विपक्ष का कैंडिडेट होता है या विपक्ष के जो वोटर या वोट देने वाले लोग होते हैं, उनमें थोड़ा उत्साह की कमी होती है। उन्हें लगता है अभी बाई इलेक्शन है, सरकार का तंत्र है, तो जो कैडर वोट होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता सरकार में है, हाँ। वो वोट देने के लिए ज्यादा निकलते हैं बजाय विपक्ष के। लेकिन मैंने कहा ना, चुनाव बिल्कुल आम चुनाव से भी हॉट चुनाव बन चुका है केदारनाथ में। जिस तरीके से आपने बद्रीनाथ चुनाव को देखा था, बिल्कुल संगठन से लेकर, और जो कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के तकरीबन 3 से 4 दर्जन सीनियर नेता पहले दिन से कैंप करके उत्तराखंड यहाँ केदारनाथ में बैठे हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व पदाधिकारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो। उन्होंने इस चुनाव में एक लोगों के बीच में एक संदेश देने का काम किया, तो इससे वोटर अब वोट डालने जाएगा। ठीक है बरतौल जी, अब चर्चा जारी रखेंगे और तमाम मेहमानों के पास एक बार मैं फिर से जाऊंगा, पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते हैं कि केदारनाथ का उपचुनाव में और क्या क्या राय निकलकर सामने आती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज चर्चा कर रहे हैं केदारनाथ के उपचुनाव की, क्योंकि कल वहां पर वोटिंग होनी है और वोटिंग को लेकर भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस वक्त यहां पर पूरी तरीके से एक नए क्लेवर में भी ये चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से भी कुछ नई तैयारियां इस वक्त की गई हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे थे, आप जनता के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, कांग्रेस ने यह कहा कि यहाँ के जो छोटे व्यवसायी हैं और इसके साथ ही जो पंडा पुरोहित है वो आपसे नाराज हैं, भाजपा से,
और उन्होंने कहा भी कि जो व्यवसायी थे उनके साथ किस तरीके से दिक्कतें आई और पंडा पुरोहित भी नाराज हैं। ये कांग्रेस का फीडबैक है केदारनाथ को लेकर। देखिए रवि जी, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, लेकिन वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं। अभी आदरणीय गिरिराज जी ने जो आरोप लगाए, मैं पहले 2-3 आरोप है इनके पुनर्वास से संबंधित है। हाँ। तो आप देखेंगे कि पुनर्वास में जो 2013 की आपदा के बाद 2016 तक इनकी सरकार थी, तो जहां एक तरफ इनको पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए था, तो ये 12 करोड़ में कैलाश खेर को नचा रहे थे, बजाय केदार घाटी में पुनर्वास की चिंता करे हुए, जहां नरकंकाल नीचे थे और ये ऊपर कैलाश खेर को नचा रहे थे, जिसका पेमेंट 12 करोड़ किया। सवाल ये है, जी मेरा एक मानना है कि आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा के साथ केदार घाटी में तो मंदिर है वो इन्होंने निर्माण किया। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नीयत इतनी साफ है तो जरा प्रश्न वो भी खड़ा करें कि जब बंबई में बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास माननीय हरीश रावत जी ने किया था, तो तब ये कहाँ चुप हो गए थे भाई? तब कोई अपमान नहीं हुआ था उत्तराखंड का या बद्रीनाथ धाम का। आज केदारनाथ पर ये, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, शपथ ली है केदार बाबा की कि न तो कोई शिला गई है, ये केवल राजनीति के लिए उत्तराखंड को अपमानित करेंगे। अरे भाई, आपने माफी मांगी है क्या कि जो आपने बंबई में बद्रीनाथ धाम का मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। तीसरा इन्होंने आरोप लगाया साहब सोना चोरी हुआ। अरे भाई, उत्तराखंड की सरकार का 5 पैसा नहीं लगा। एक दानदाता ने कहा था कि मैं सोना लगाऊंगा, अब दानदाता बाकायदा रसीद जारी कर रहा कि मैंने 23 किलो सोना लगाया है, और ये अनर्गल बयानबाजी करके अपने चुनाव के हथकंडे करके, अरे जो दानदाता है, ये सरकार का अगर खर्च होता तो निश्चित तौर पर मैं भी कहता कि ये सरकारी खर्चे का दुरुपयोग हुआ। एक दानदाता ने कहा कि मैं यहाँ सोने की परत लगाना चाहता हूँ, उससे 23 किलो सोना लगाया। ये जबरदस्ती 250 किलो की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो देने वाला है वो 23 किलो कह रहा, सरकार का 5 पैसा नहीं खर्च हुआ। ये केदारनाथ की जनता भली भांति जानती है कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। अरे, जो उसपे परत लगती है वो तांबे की प्लेट पर परत लगती है, वो सोने का डायरेक्ट कभी भी नहीं लगता। चाहे आप कहीं पर हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाकर के देखें कि सीधा सोने की परत नहीं होती, बल्कि वो तांबे की प्लेट पर वो परत चढ़ाई जाती है। तो जो खच्चरों में गई वो तांबे की प्लेट पर सोना लग करके गया, और बाकायदा उसने रसीद जारी की है दानदाता ने कि मैंने 23 किलो सोना केदारनाथ में मंदिर में लगाया। तो ये बयानबाजी करे, जनता इनको देख रही है, समझ रही है, इनके चाल भी चरित्र को भी जानती है कि ये वोट के लिए जितना मर्जी बयानबाजी करे, लेकिन वहां की जनता जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कितना लगाव केदारनाथ से, आदरणीय धामी साहब का कितना लगाव केदारनाथ के विकास से है, वो सारी वहां की जनता जानती है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य इस मातृ शक्ति ने बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने मातृ शक्ति को वहां टिकट दिया, इन्होंने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को उत्तराखंड में केदार घाटी की विधायक बनने के लिए उनको टिकट दिया है। और उनको एक मिनट रतुड़ी जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जो दिवंगत विधायक हैं शैला रानी, उनकी पुत्री भी चाह रही थी कि उनको यहाँ पर टिकट दिया जाए, वो भी महिला थी। आप लोगों ने अपनी जो परिपाटी चली आ रही थी भाजपा से, वहां पर आप यहाँ पर हट गए। नहीं, ये परिपाटी कोई जरूरी नहीं है। ये हाईकमान ने क्या सोचा है, उन्होंने ये सोचा कि भाई कोई उनका कद तो छोटा है नहीं, आशा नौटियाल जी का भी
निश्चित तौर पर ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये खानदानी परिपाटी कांग्रेस में चलती, भाजपा में नहीं चलती। भाजपा में कार्यकर्ता पार्टी का वजूद है, कार्यकर्ता चलता है, और आने वाला समय वो सला रानी रावत जी की लड़की का भी सम्मान होगा, आने वाला समय उनका भी होगा। ठीक है, गिरिराज जी अब जवाब दीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। रवि जी, एक बात जो मैं बार बार रखता हूँ, निश्चित रूप मैं रतूड़ी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन भाजपा के जब स्पष्टीकरण आते हैं तो एक सेंटेंस मेरा होता है डिबेट्स में कि भाजपा झूठों की जमात है। झूठ, छल और छद्म, झूठ प्लस छल प्लस छद्म इक्वल टू भाजपा। आज जो स्थितियां रखी जा रही हैं, जो बातें रखी जा रही हैं, केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक जो स्वरूप जो है लेके शिला की बात जो हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, करण महाराज जी के नेतृत्व में, बुराड़ी ये जाते हैं, मुख्यमंत्री उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मुखिया प्रदेश के, भाषण भी उनके द्वारा एक होता है। जो बातें मैंने रखी कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे केदारनाथ धाम, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। आप स्वयं सोचिए रवि जी, जो बात अभी रखी है रतूड़ी साहब ने बद्रीनाथ जी के नाम से मुंबई में जो बनाने की बात रखी है उन्होंने, एक मंदिर बना। हाँ। देखिए सुनिएगा रवि जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा, केदारनाथ धाम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, महादेव का वास होता है वहां। ठीक है, बद्रीनाथ जी के नाम से आपको पहाड़ों में भी मंदिर मिल जाएंगे, सुन लीजिएगा आप, छोटे छोटे टेंपल्स जो है मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। आज जो स्थितियां भाजपा ने जो एक संकेत जो दिया था, जो बीकेटीसी के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे गणेश गोदियाल जी, उन पे जब आरोप प्रत्यारोप की जब बारी आई, आरोप जब भाजपा की तरफ से लगाए गए, तो वाकई वो लोग वो गंगा तट पे जाके अपनी अंजुलि में गंगा जल लेके निश्चित रूप से सौगंध उन्होंने खाई, एक संकल्प उन्होंने लिया और चैलेंज किया उन्होंने मुखिया को, मुख्यमंत्री धामी साहब को, कि आप आओ। मेरी सच्चाई यह है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्यों नहीं उस प्रोग्राम में, सुनिएगा उस समय वो बात रखी उन्होंने। लेकिन मैंने एक स्पष्टीकरण और दिया है अभी रवि जी, निश्चित रूप से जो बात मैंने रखी है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आप इस तरह से बात अगर बुराड़ी में गए तो आपने कहीं दूर दूर तक कोई होमवर्क नहीं किया। अच्छा, किससे आहत होने वाली है जनता, जो जनमानस है वहां का, निश्चित रूप से पीड़ा में जाएगा। अगर बद्रीनाथ जी की बात है तो कोई बात नहीं, केदारनाथ जी का नहीं होना चाहिए, कह रहे आप। रवि जी एक बात मैं रखना चाहूंगा, आप स्वयं देखिए वो रीढ़ है, निश्चित रूप से आर्थिकी भी उससे जुड़ी हुई है। आप अगर कोई इस तरह का ध्येय लेके सरकार जा रही है, और ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने जो रखी है मुखर होके, वो जनपक्ष रखा है, जनता का पक्ष रखा है भाई। आज अगर आप लोग निश्चित रूप से इस उपचुनाव में रवि जी, भाजपा डरी हुई मुद्रा में रही, भयभीत रही, 5 पॉकेट्स में 5 कैबिनेट मंत्रियों को उतारा इन्होंने, जवाबदारी जिम्मेवारी दी 5 कैबिनेट मंत्रियों को, जिन कैबिनेट मंत्री जो काबीना मंत्री वहां पे 3 माह पूर्व तक, लगभग 2 माह पूर्व तक वो वहां पे सुध नहीं ली थी उस क्षेत्र की, वो जाके 5 पॉकेट संभालते हैं भाजपा के लिए। आप स्वयं सोचिए, जो बार बार बोला जा रहा है कि वहां का जनमानस, वाकई एक एक बात इनकी जो इन्होंने बोया है वहां पे, जो दंश देने का भाजपा ने कार्य किया है निश्चित रूप से। आज सोने पे स्पष्टीकरण इनके आ रहे। अरे भाई, उस दिन कहां गए थे जिस दिन प्रिंट मीडिया ने छापा है, जिस दिन आप खच्चरों से ले गए हैं उसको, उस दिन जो प्रिंट मीडिया छाप गया आपको, उस दिन कहां स्पष्टीकरण था? वो 228 किलो नहीं है साहब, 23 किलो है। आज आप लोग उछल उछल के कह रहे हैं ना साहब 23 किलो है, रसीद है। ये सारी चीजें जो है आज निश्चित रूप से आपको बताऊं मैं रवि जी, आज करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर विजयश्री की तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है इस उपचुनाव में, तो वाकई आपको बताऊं मैं, जो स्थितियां हैं वो भाजपा के सारे कृत्य जो है, आज आप कुछ भी करें। अच्छा, मैं इसमें छोटा सा जवाब ले रहा हूँ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी का। ये बद्रीनाथ जी वाले पे जो जवाब दिया उस पर जवाब दीजिए, फिर मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊंगा। रतूड़ी जी। नहीं, अब देखिए रवि जी, इनका तो ये हाल है कि दूसरे का करेला तो कड़वा है पर मेरा करेला मीठा है। इनको ये मालूम नहीं है कि 4 धाम शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें बद्रीनाथ धाम भी है, वो कहीं नहीं है। और मैं एक और बता दूं, इनको आमंत्रित करता हूँ, ये सिक्किम में चले, एक रवांगला जगह है, वहाँ केदार धाम, आदरणीय जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 12 ज्योतिर्लिंग के 12 मंदिर है वहां पर। जरा चल के देखें, मैं दिखा दूं इनको। मैं उस 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन सिक्किम में मैंने किए हैं। वहां पर केदारनाथ भी है। वहां जो 12 ज्योतिर्लिंग के 12 मंदिर हैं, वो पूरा एक उन्होंने बनाया था
चार धाम भी वहां पर है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार कहीं बन रहा था। और सवाल ये कि कभी भी केदारनाथ का जो मंदिर हमारा है, अरे वो तो साक्षात देव है, देवों के देव महादेव है, उसको कोई वहां से शिफ्ट कर सकता? कभी संभव है? अरे कांग्रेस के लोगों, इतनी सद्बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान तो सर्वव्यापी है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। केदारनाथ का अपना वजूद है और वो रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, ये इंसान रहेगा, रतूड़ी ये साहब, मानव जाति रहेगी। आपको केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो देवतुल्य जनमानस है वहां पे जो वास कर रहा है, निश्चित रूप से कल आपको जवाब मिलने वाला है रतूड़ी साहब। आपकी पार्टी को जवाब मिलने वाला है कि वाकई उस जनमानस को आहत किया आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा मीनाक्षी जी, 23 को मिल जाएंगे गिरिराज जी, इसी निश्चित चैनल पे। निश्चित निश्चित रतूड़ी साहब, निश्चित। ठीक, बिल्कुल 23 का इंतजार शाम सबको को है। मिलेंगे जरूर। ठीक है मीनाक्षी जी, इसी 23 के इंतजार में आप लोग की, मैंने पहले भी कहा था कि जो तैयारियां, और लेकिन देखिए दोनों पार्टियों का इस वक्त स्थानीय मुद्दे अगर वहाँ पर आप लोग कर पाए, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग चाहते हैं कि कोई तीसरा विकल्प हो, फिर बात वही आती है, हम रिपीट करते हैं कि वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। कैसे इस वाले चुनाव में आप लोगों की तैयारियां रही हैं अभी तक, और कल का कितना इंतजार? हमने पूरी की हैं। हमने कोशिश की है कि हर एक गांव में जाके हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलें, और हमने वो किया भी। और जनता का समर्थन भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिला है। अब देखते हैं कि अभी आपने जैसे देखा कि केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा धाम है। मतलब इतनी मान्यता है इस धाम की कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति साउथ की तरफ चला जाए तो उसके पैर छुए जाते हैं कि आप केदारनाथ धाम से आए हैं। बिल्कुल। तो सोचिए कि जब वहाँ उस स्थान को एक पर्यटक स्थल बना दिया जाए, उस स्थान पे शराब पहुंचा दी जाए, उस स्थान पर मीट और मांस बिक रहा हो, तो सोचिए कि क्या इस धर्म और संस्कृति की बात करने वाली ये जो पार्टी है, क्या वो वाकई उस संस्कृति को संभाल के रखने की कोशिश कर रही है? अभी हमने देखा कि जो शराब की एक खेप यहाँ पे पकड़ी गई, और देखिए ये तो इनका चरित्र रहा है ना, छल करना तो इनका चरित्र है। इन्होंने लगातार पहले वहां पे शराब जो है जगह जगह 2-2 किलोमीटर पे आप देखेंगे शराब की दुकानें खोली, क्योंकि हमारे तो राज्य के मुखिया भी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ही शराब से चल रही है। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि वो केदारनाथ बाबा जिनका इतना नाम है, जितनी मान्यता है, उस जगह पे आप शराब पहुंचा रहे हैं। और जो पकड़ने वाली पार्टी है, मैं तो कहूंगी कि वो अपने आप को बहुत पाक साफ ना समझे, क्योंकि उन्होंने भी वही कार्य किया उत्तराखंड राज्य के अंदर। अगर मैं जाऊं कि उत्तराखंड राज्य जब इसके हम परिकल्पना में जाएंगे कि ये राज्य जब बना था, तो इसके अंदर एक शराब विरोध के लिए भी आंदोलन इसके अंदर इंक्लूड था, और जिस मातृशक्ति की ये लोग बात करते हैं, उसी मातृशक्ति ने इस शराब का विरोध किया था। तो सोचिए आज इसी शराब से जब उत्तराखंड के बच्चे नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, और आज चुनाव जीतने के लिए आप घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, तो ये कहां तक की नैतिकता है, ये सोचिए। और वो मातृशक्ति इसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान है। उनके बच्चे जो बेरोजगार हैं, वो शराब का एक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो जिस मातृशक्ति के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस मातृशक्ति की समस्याओं को भी समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझिए कि वो अपने बच्चों की बेरोजगारी से तो परेशान है ही, साथ ही वो उनकी नशेखोरी से परेशान है, वो अपने पति की नशेखोरी से परेशान है। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, उन पे कार्य होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनता तक हमने इस बात को पहुंचाने में हम लोग सफल हुए हैं इस बार। अब देखते हैं कि जनता क्या डिसीजन देती है। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि केदारनाथ की जनता को भी ये समझना चाहिए कि केदारनाथ धाम में यदि कोई शराब लेके आता है, तो वो शराब की बोतल उसी के सर पे फोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शराब जैसी और मांस और जो मीट वाली चीजें हैं, वो केदारनाथ धाम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये एक धार्मिक पर्यटन प्रदेश है, प्लेस है, और उसको वही धार्मिक ही रहने देना चाहिए। ठीक है। शक्ति बरतवाल जी, जी। ये जो जैसे दौर बदल गया, अब वोटर्स को लुभाने वाली बात आ रही है कि वोटर्स को लुभाया जाता है, चाहे वो शराब हो, कोई साड़ियाँ देने की बात आ जाती है सामने, कोई गिफ्ट उपहार दिए जा रहे हैं। क्या वो दौर है कि आज के वक्त में पढ़े लिखे वोटर्स को ऐसे लुभाया जा सकता है किसी पार्टी की ओर से? इसको भी थोड़ा सा समझना बेहद ज़रूरी है। निश्चित रूप से रवि जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये उद्देश्य रहता है किसी न किसी तरीके से वो प्रलोभन देकर जो है अपने वोटर को लुभाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन ले। जो
इलेक्शन कमीशन की सारी जो गाइडलाइंस है उसके उल्लंघन है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो बाई इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो बहुत सामान्य प्रतीक होती है। कोई इस तरीके का कोई मैकेनिज्म जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बना पाया, क्योंकि खुलेआम ये लगातार 2 दिन से चल रहा है कि लोग किकबैक बांट रहे हैं, पेंशन मंडियों को सामान बांट रहे हैं और तमाम तरीके के प्रलोभन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से चीज से निपटा जाए ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन दुर्भाग्य से तय नहीं कर पाया, जो आने वाले समय में गंभीर तरफ हम जा रहे हैं चुनाव को लेकर। और चुनावी जो ये हथकंडा बन गया है किसी तरह किसी तरीके से वोटर को कैसे प्रभावित किया जाए, और वोटर को कुछ टाइम के लिए प्रभावित किया जाता है और फिर उस वोटर को भूल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि धन बल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है इस समय चुनाव में किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए मैं ये कहता हूँ कि इस पर इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की, लेकिन जो अन्य है यूकेडी की निर्दलीय प्रत्याशी, इनका कितना असर रहने वाला है इस चुनाव में अभी तक? बहुत जो निर्दलीय प्रत्याशी है केदारनाथ विधानसभा में बहुत ज्यादा इस समय जो है सीधी फाइट जो है इसको देखने को क्लियर कट फाइट है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। पिछले चुनाव में जब देखा था आपने तो वहाँ पर एक कुलदीप रावत जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो मैदान में थे, तो उनका एक प्रभाव था पूरे चुनाव के अंदर। लेकिन इस समय वो भाजपा के साथ में है और उनके वोटर बहुत साइलेंट वोटर हैं। वो किस तरह वोट करेंगे ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 13,000 वोट जो सीधी जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। जो नतीजे भी रहेंगे वो दोनों पार्टी जरूर, जो निर्दलीय है चाहे वो यूकेडी है चाहे वो 2-3 कैंडिडेट और है, वो वोट जरूर काटेंगे। मुझे लगता नहीं कि 2,000 2,500 3,000 से ऊपर वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनका इतना जनाधार नहीं है और ना ही वो इससे पहले इतने फील्ड में वहां पर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कैंपेनिंग उनके तरफ से की जा रही। कई बार छोटी जो विधानसभाएं होती है वहाँ पर जरूर प्रभावित किया जाता है चुनाव को, तो वो कई बार ये डिसाइडिंग होता है। कई बार अगर बहुत नजदीकी जो मुकाबला रहेगा तो वहाँ पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। जो 2-3 वोट है अगर कोई कैंडिडेट उसको ले लेता है तो जो नतीजा है वो बहुत नजदीकी रहेगा। ऐसे स्थिति में उस प्रत्याशी पर इसका असर पड़ेगा जो जीत की कगार तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, एक कमाल का वाकया हुआ कि इस क्षेत्र में शराब पकड़ी जाती है। शराब पकड़ने वाले आपकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस होती है, फिर आप लोग शिकायत पत्र देते हैं कि ये शराब कांग्रेस ने ही जो हमारी गाड़ियां थी उसमें रख दी। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? क्या कांग्रेस के पास कोई मास्टर की है कि वो आपकी गाड़ियों को खोल के उसमें शराब रख ले, या फिर हो सकता है चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा किया? मैं भी समझना चाहता हूँ इस बात को। देखिए रवि जी, जब कोई पार्टी चुनाव हारने लगती है तो कोई ना कोई ऐसा हथकंडा, भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, वो शराब क्यों बांटेगी? ये तो अपमान करना हुआ ना केदार घाटी के लोगों का। तो लोग केदार घाटी के जो जनता है वो समझ रही है कि ये सस्ती लोकप्रियता के इस तरह के हथकंडे अगर कांग्रेस करना चाह रही तो इससे चुनाव नहीं जीता जाएगा। अरे भाई वो क्यों बांटेंगे? बांटने की जरूरत ही नहीं है। जब चुनाव जीत रहे हैं हम तो क्यों बांटेंगे हम शराब? ये जरूर करेंगे, ये कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिख रहा है कि हम हार रहे हैं, तो हारने के लिए ये कोई भी हथकंडा करने को तैयार। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि आप लोग ये चुनाव जीत रहे हैं तो क्या अंतर रहेगा? आप लोगों का क्या आकलन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तो क्या अंतर रहेगा? फाइनल कमेंट आपका। देखिए रवि जी, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर हम बड़े अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीत रहे हैं। जनता का जो रुझान दिख रहा है, जनता का जिस तरह से वो अपने आप दिखाई देता है। कहावत है कि पतीले का जो है एक ही चावल के दाने से पता लग जाता है एक चावल पक गया। तो जब वहां पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतागण जा रहे हैं, जिस लगाव से, जिस आत्मीयता से वहां की जनता उनसे मुलाकात कर रही है और मिल रही है, और जो मीटिंगें हो रही है, तो उसे रुझान से स्पष्ट नजर आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वहां पर चुनाव जीत रही। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, आपका फाइनल कमेंट। रवि जी, केदारनाथ उपचुनाव में सरकार के भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में 3 चीजें रवि जी काम कर रही हैं। शराब तंत्र इनका काम कर रहा है, पैसा तंत्र इनका काम कर रहा है,
और सरकारी अमला इनका काम कर रहा है इनके पक्ष में। आप ये देखिएगा रवि जी, इसके बावजूद जो जनमानस है वहां पे जो वास कर रहा है विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ जी में, वो अलर्ट मोड में है। आज निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूं, पूरी पार्टी हमारी करण महाराज जी के नेतृत्व में टॉप लीडरशिप को साथ में लिए हुए निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है मनोज रावत, निश्चित रूप से विजयसूरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। हम लोग निश्चित रूप से उस जनमानस के पक्ष में मनोज रावत जब जीत के आएंगे तो असेंबली में डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे और जितनी प्रॉब्लम्स उनकी है उसको निदान उसका लेके अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वाकई उस जनमानस के साथ रात और दिन खड़े होकर पूरे बल के साथ निश्चित रूप से उनके प्रति समर्पित रहे। जी ठीक है रतूड़ी जी, जी शॉर्ट में एक प्रश्न है मेरा। जी जी बिल्कुल। कि वहां की जनता ने जब पिछली बार मनोज जी विधायक थे तो जरा गिरिराज जी बताएंगे वो 6 करोड़ रुपए जो विधायक निधि था वो क्यों नहीं लगाया? वो भी जनता वहां पूछ रही है क्यों नहीं लगाया वो अरे पैसा? रतूड़ी साहब, क्यों लैप्स हुआ? आप सुन लीजिएगा, आप तो हमारे मित्र भी रहे, कांग्रेस पे थे, आप सुन लीजिएगा। नहीं निश्चित रूप से जो जनमानस है रतूड़ी जी, वो जनमानस जो है सरकार की तरफ से आहत हुआ है, उसका परिणाम जो है मैंने आपको बताया कि वोट के रूप में परिणति होती है रतूड़ी साहब। नहीं, उन्होंने प्रतिशोध कहा कि जो होता है वोट के रूप में होता है। अरे सुन लीजिएगा, सवाल ये था कि 6 मनोज करोड़ रावत वापस पूरी अरे तरह से सवाल तो ये था सुन 6 लीजिए। करोड़ रुपया। हाँ, उसी पर अरे ध्यान जवाब मनोज ही नहीं दे रावत रहे, मैं जी, क्या सुनूं? मनोज रावत जी पूरे डिवोर्सन के साथ जब तक विधायक रहे, सुन लीजिए, उस क्षेत्र में पूरे तो समर्पित रिकॉर्ड भाव है, से उन्होंने गिरिराज काम जी। किया है, पूरे समर्पित भाव गिरिराज जी, ये से। रिकॉर्ड आपका है, जो 6 सवाल करोड़ बन रहा रुपए है लैप्स हुआ। रतूड़ी साहब, अरे मैंने 6 कहा करोड़ ना, लैप्स हुआ है तो रिकॉर्ड जितने में जाकर परपंच देख सुन लो। लीजिए, अरे शराब पकड़ी जा रही है आपकी गाड़ियों में, खर्च स्वयं नहीं सोचिए। करा उन्होंने। जो मैं रतूड़ी ये जी, कह रहा हूँ ये तो सरकारी आप आंकड़े लोग हैं भाई, पूरी तरह से विधानसभा के भाजपा आंकड़े जो हैं पार्टी है कि 6 एक्सपोज हो करोड़ चुकी रुपए है। सुन लीजिए आप, मनोज रावत जी के लैप्स हुए हैं। अरे सुन लीजिए, उसका ये जवाब चुनाव, हाँ। रवि साहब, ये चुनाव मिथक होने वाला है। रूल कर रही है सरकार इस समय, भाजपा इनकी जमानत जब्त होने वाली है चलिए ठीक है। केदारनाथ। अच्छा मीनाक्षी जी, आपका फाइनल कमेंट, देखिए रवि किस जी, तरीके से चुनाव आप लोगों के लिए रहने वाला है? देखिए परिस्थितियां जो हैं वो फेवर में हैं यूकेडी के, क्योंकि जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है तो हमें एक अच्छे संकेत हमें केदार घाटी से मिल रहे हैं। और जहां तक बात है कि विधायक निधि खर्च करने की, तो सवाल तो भाजपा के विधायकों से भी बनता है विधायक निधि को लेकर। तो दोनों ही पार्टियों से जनता इस बार त्रस्त है और मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि साइलेंट वोटर है, तो आप कह नहीं सकते कि इस बार साइलेंट वोटर जो है वो क्षेत्रीय दल को मजबूती प्रदान करें। ठीक है, हमारी ओर से तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जीते हैं, 23 तारीख का दिन आप सभी लोगों के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए।